हेलो दोस्तों। करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 31 जुलाई के इस सेशन के बारे में। और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें हम पिछले 24 घंटे के अंदर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या वेबसाइट्स जहां से भी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको कंपाइल करके आपके लिए मैं तैयार करता हूं, जिससे कि आप यूपीएससी 2027-28 का प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकें घर बैठ करके। और इसमें भी सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोग को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें यहीं पर आप लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। और वो भी यूपीएससी के उसी पैटर्न पर जैसा कि आप सब लोग चाहते हैं, जैसा यूपीएससी सोचता है, जैसा यूपीएससी पूछता है। घटना, घटना का बैकग्राउंड और उसकी इंपॉर्टेंस। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से बस एक ही चीज की उम्मीद है कि आज मैं जिन टॉपिक को कवर करने वाला हूं वो आप पहले जान लीजिए। और आज हैं, देखिए, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मालवी ऊंट, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, कोलडैम जल विद्युत परियोजना, सैट ए 2 ओल थेरेपी, पिथौरा चित्रकला, पीएलआई योजना, भवानी नदी जलकुंभी, वाटर एटीएम जैसी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो आपके पॉलिटी, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस, साइंस, इन सब से जुड़ा हुआ है और सभी विषयों से संबंधित है। और आपके सामने लिखे हुए हैं कौन कौन से विषय से क्या क्या चीजें, किस पेपर से कौन कौन सा टॉपिक है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमें किस टॉपिक सब्जेक्ट में इसको यूटिलाइज करना है। तो चलिए, इससे पहले कि आप लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग क्लास स्टार्ट करें, जिन लोगों को इसकी क्लास की पीपीटी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो आपको दो काम करने होंगे। एक, तो आपको वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस क्लास की पीपीटी टाइम पर आपको मिलती रहे और आप आराम से इसके नोट्स बना सकें, पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि सभी अपडेट आप लोगों को प्रॉपर टाइमली मिलती भी रहे। तो चलिए, आज का सबसे पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब कहोगे ये चर्चा में क्यों आया? पहली बात तो यही है, असम की एक फैक्ट्री में चार मजदूरों की एक मौत हो गई। उसमें एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि भाई ऐसा कैसे हुआ मानवाधिकार के संदर्भ में। इसलिए चर्चा में आया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि संविधान आपके कानून के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए वैधानिक है। दूसरा, संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करने का इसका दायित्व है। यह 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है, पेरिस एग्रीमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और जीएस पॉलिटी में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। गैर संवैधानिक कह लीजिएगा, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आपके कमीशंस होते हैं, उनमें आप पढ़ते होंगे गवर्नेंस में, उसमें ये आता ही आता है। तो ये इसका सिंबल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। और ये घटना कहां की है? आपकी असम की। तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखिएगा। एनएचआरसी की संरचना और इसकी सीमाएं, यह स्वतंत्र निगरानी करता है, लेकिन इसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है। यह निगरानी कर सकता है, वॉचडॉग है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें कंडीशन क्या है? देखिए, पीएम, होम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी चेयरपर्सन, लोकसभा का जो अपोजिशन होता है वो सब, इन ये प्रेसिडेंट है और अपॉइंटमेंट होते हैं। इस तरीके से इनके माध्यम से इसके प्रेसिडेंट और सारी चीजों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, या उनके अलावा न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य उसके अलावा होते हैं। तो सोचिएगा कौन होगा इसका अध्यक्ष। अब आपको क्लियर हो गया। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। ये रही आपकी, ये 6 लोग होते हैं, ये सिफारिश करते हैं प्रेसिडेंट को, तब जाकर के इसकी अपॉइंटमेंट होती है। कार्यकाल 2019 के संशोधन के बाद कार्यकाल इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है।
ये रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। लेकिन इसकी अपनी एक सीमा है। इसकी प्रकृति केवल सलाहकारी है। यह 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, ये तुरंत के तुरंत इश्यूज की जांच कर सकता है और रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता। और सेना के मामले में इसकी जांच की शक्तियां बहुत ही कम है। सैनिक मैटर में, सिविल मैटर में तो काम करता है, डिफेंस मैटर में इसकी जो भूमिका है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इसके लिए आपको अलग से कहीं पर भी बुक में से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आपके काम हो गए। अगर आप रियली में साल भर ऐसे ही 8-10 पर टॉपिक पर डे के हिसाब से आप करते चले गए तो सोचिएगा लगभग 250 से 300 दिन आप लोगों का ये क्लास चलेगा साल में, कम से कम 250-300 दिन के आसपास। 300 दिन से ज्यादा का हमारा मैटर तैयार होगा और 300 दिन का मतलब होता है लगभग 10 मैटर के हिसाब से 3 से 3,500 टॉपिक। 3,000 से ज्यादा टॉपिक आपके तैयार हो गए। महीने के लगभग मान के चलिए तो आप समझ लीजिएगा 250 से ज्यादा टॉपिक। और इतने ज्यादा टॉपिक किसी मैगजीन में आपको कवर करके नहीं मिलते, जो यूपीएससी की मैगजीन होती है, और इतने सारे डायमेंशन के साथ नहीं मिलते, इस अप्रोच के साथ नहीं मिलते। उसमें या तो काम की फालतू चीजें दे रखी होंगी या काम के टॉपिक ही नहीं दिए होंगे। अब एक दूसरा टॉपिक है मालवी ऊंट। मालवी ऊंट क्या होते हैं ये तो हम बात करेंगे। मालवी ऊंटों की संख्या घट करके मात्र 102 रह गई है, जिससे ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके बचाने के लिए एनआरसीसी ने एक विशेष प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया, इसलिए चर्चा में आया था। मालवी ऊंट बेसिकली क्या है, सफेद ऊंट भी कहा जाता है और भारतीय ऊंटों की 9 मान्यता प्राप्त नस्लों में से सबसे छोटी नस्ल ये मानी जाती है। यह मुख्य रूप से मालवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसको मालवी ऊंट कहा जाता है। यह 300 से कम मादाओं वाली नस्ल को गंभीर रूप से लुप्त प्राय माना जाता है। भाई 300 से कम मादा वाले समूह को हम मानते हैं कि अब यह लुप्त प्राय है, ये समझ लीजिएगा। और एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, स्वदेशी नस्ल संरक्षण और पशुपालक की आजीविका से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अब इसकी खास बात क्या क्या है? देखिए, कृषि के मशीनीकरण और चारागाहों की कमी ने इस स्वदेशी नस्ल को संकट में डाल दिया है। हमने अब क्या किया है कि मशीनों को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस और साथ के साथ हमारे जो ग्रेजिंग फील्ड है, घास के मैदान है, वो कम होने लगे। इसकी वजह से लोगों की इनकम कम होने लगी, जिनके पास ये नस्ल के घोड़े हैं उनकी इनकम कम होने लगी, चराने के लिए कुछ बचा नहीं और खेतों में इनका इस्तेमाल कम हो गया। अल्टीमेट इनकी पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई। तो कंडीशन यही है, चरागाह सिकुड़ते चले गए, ट्रैक्टर उपयोग होने लगे, इनकी जरूरत कम पड़ने लगी, इसलिए समस्या आ गई। आकार में छोटा होने के बावजूद यह प्रतिदिन 4 से 5 किलो दूध देने की कैपेसिटी होती है, जो बहुत ही ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है ऊंट का दूध। यस, संरक्षण संस्था एनआरसीसी बीकानेर स्थित अनुसंधान केंद्र इसके संरक्षण ऊंटनी के दूध के उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है। पर्यावरण दृष्टिकोण, स्थानीय जलवायु के अनुकूल स्वदेशी नस्लों का जेनेटिक क्षरण जैव विविधता के लिए खतरा है। अगर ये किसी दिन लुप्त प्राय हो गए तो हमारे यहाँ एक विविधता, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप लोग समझ लीजिएगा। तीसरा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अभी हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने के अध्ययन से पता चला है कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा में तारों के निर्माण में भारी गिरावट आई है। यस, किससे पता चला है? हबल टेलीस्कोप से। कौन सी? एंड्रोमेडा आकाशगंगा में तारों का निर्माण अब बहुत धीमा हो गया है। अब बात आती है कि इसके बारे में जानने की कोशिश करें। यह एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा है। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष, प्रकाश की गति से जाए तो 2.5 मिलियन वर्ष का समय लग जाएगा। समझना, इतना दूर है वो, इतने आस पे है ही नहीं, फिर भी सबसे नजदीक मानी जाती है, सबसे बड़ी नजदीक मानी जाती है। इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे, जो हमारी मिल्की वे से लगभग 2 गुने बड़ी है, 2 गुनी बड़ी है। हमारी जो आकाशगंगा उसका नाम क्या है? मिल्की वे।
लगभग 4 से 5 अरब वर्षों में यह हमारी मिल्की वे से टकराकर एक विशाल आकाशगंगा बना लेगी। 4 से 5 अरब वर्ष में ऐसा माना जाता है। भविष्य का टकराव हो सकता है और ये एक बड़ी आकाशगंगा बन जाएगी। ये सब आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी ब्रह्मांडीय विकास गैलेक्टिक एवोल्यूशन के संदर्भ में इसको आप पढ़ सकते हो। आकाश गंगाओं का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। एंड्रोमेडा अब अपने शांत चरण में प्रवेश कर चुकी है, क्वेशेंट कहते हैं इसको। ब्लू स्टार यानी कि यंग एवं एक्टिव स्टार कहलाते हैं और ये गैलेक्टिक क्वेंसिंग यानी गैस एग्जॉशन में शामिल हो चुके हैं और ये रेड स्टार की ओर बढ़ जाएंगे। जब रेड स्टार बन जाता है तो ओल्ड और डाइंग स्टार कहलाता है, यानी कि मृत तारा। धीरे धीरे ये सो होता है। अब ये इस फेज में आ चुका है। स्टार फॉर्मेशन तारों के निर्माण की दर अब अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, 0.2 सोलर मास प्रतिवर्ष पर आ गई है। ब्लू बनाम रेड जो है, देखो ब्लू स्टार्स युवा और गर्म होते हैं, सक्रिय तारे होते हैं, निर्माण को दर्शाते हैं, जबकि रेड स्टार पुराने ठंडे और आकाशगंगा की बढ़ती उम्र का प्रतीक होते हैं। गैलेक्टिक क्वेंचिंग जो आपका दिया हुआ है, यह प्रक्रिया जहां ठंडी गैस खत्म होने लगती कारण नई आकाशगंगा या तारों का बनना बंद हो जाता है। ये रहा, जब गैस बनना बंद हो जाती है तारों का निर्माण बंद हो जाता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? M32 जैसी छोटी आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण टकराव ने भी इस गिरावट में योगदान दिया है। तो गैलेक्टिक क्वेटिंग जो है, इसके कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेड और ब्लू स्टार का मतलब क्या होता है, गैलेक्टिक क्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये इतना आप समझ लीजिएगा। अगला एक टॉपिक है कोलडैम जल विद्युत परियोजना को लेकर के। अब ये है का पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कोलडैम स्टेशन 2025-26 में अपनी लक्ष्य क्षमता को पार करते हुए 3512 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है इसने। ये रहा, ये समझिए हिमाचल प्रदेश में। यह सतलुज नदी पर बिलासपुर और मंडी जिलों की सीमा पर स्थित है। इतना ये इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है याद होना चाहिए। दूसरा, एनटीपीसी 800 मेगावाट की यह परियोजना एनटीपीसी की पहली हाइड्रो पावर वेंचर है जो 2015 में शुरू हुई थी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी है, जबकि वाटर सिस्टम को लिए काम कौन करती है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी काम करती है, लेकिन ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना। इट इज द प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी नॉट एनएचपीसी, ध्यान रखना। तिब्बत के राकसताल से निकलने वाली और सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाली यह सतलज नदी है। ये रही। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से जुड़ी हुई है ये टॉपिक, इनको आप देख लीजिएगा। ओके, क्लियर? चलिए, अब इसके अलावा हम चीजों को समझें। रणनीतिक महत्व और बिजली का बंटवारा। कोलडैम केवल बिजली नहीं बनाता बल्कि नीचे स्थित भाखड़ा बांध की उम्र भी बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि यहीं से पानी निकलता है और सिल्ट को ये रोक लेता है। सतलज नदी के पानी जो सिल्ट है उसको रोक लेता है, जिससे सिल्ट आना बंद हो जाती है। भाखड़ा डैम के लिए प्रॉपर क्लीन पानी मिल जाता है। यानी कि यह भाखड़ा जलाशय, जिसे गोविंद सागर कहते हैं, कि ठीक ऊपर है, जो गाद को रोककर भाखड़ा डैम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये हो सकता है कि यही स्टेटमेंट आ जाए, फिर क्या करोगे यूपीएससी में? दूसरा, बिजली वितरण। यह हिमाचल प्रदेश को गृह राज्य होने के कारण 12% बिजली मुफ्त मिलती है, बाकी उत्तरी ग्रिड को जाती है। ग्रीन एनर्जी, मानसून के समय यह क्लीन बेस लोड पावर देकर नॉर्दर्न ग्रिड को संतुलित करता है। भौगोलिक कोण, सतलुज एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थी। इंपॉर्टेंट कि यह हिमालय की उत्पत्ति के बाद बहना शुरू हुई है या हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदी है, कब की है ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों, जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ये पॉइंट आपको क्या लगता है कि किसी भी क्लास में आसान होता है पढ़ाना इनको? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लास में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि क्लास की अपनी एक लिमिट होती है। टाइम में सिलेबस खत्म करना होता है, बात समझ गए? बच्चों का लेवल देखना होता है, वहां कंसेप्ट भी क्लियर करना होता है। तो वहां पर एक एक नदी के बारे में इतने डिटेल में पढ़ाना, उसके डैम को पढ़ाना संभव नहीं है।
वहां तो डैम की लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन डैम की विशेषता कोई बताए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस क्लास में वो चीजें कराई जाती हैं जो आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब आपकी मर्जी है इसका कितना फायदा उठाते हैं, कितना नहीं उठाते। बाद में मत कहना कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई उस लेवल की तैयारी नहीं कराता। यह भी हो सकता है कि कोई उस लेवल की तैयारी करना नहीं चाहता। वरना सोचिएगा, जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों को शेयर करते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरे लोगों को शेयर करके बताते हैं कि ये काम का है? आप में से कितने लोग हैं जो रियली में इसको एप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं? बता दीजिए जरा। देखने वाले लोगों की संख्या भी 50 के आसपास है, 50-60 बच्चे देखते हैं टोटल मिलाकर के। और एवरेज वॉच टाइम, अगर आधा घंटे का वीडियो है तो मुश्किल से एवरेज सब लोग देखेंगे तो 10 मिनट का वीडियो, पूरा वीडियो भी नहीं देखते, क्योंकि लगता है कि तो आपके काम का नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के देख करके चले जाते हैं। अरे काम का नहीं है, उनको ऐसा लगता है। या कह लीजिए काम का है, पढ़ना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? आईएएस की तैयारी तो बहुत आसान होती है, इतना कौन पढ़ेगा यार? इतना पढ़ते तो फिर बात ही क्या थी, फिर कोचिंग क्यों आते? ये जो चीजें हैं ना बेटा, यही है समस्या। पढ़ाई की अगर यहीं पर सोचिएगा, नाचने गाने का वीडियो होता, चुटकुले सुनाने का वीडियो होता, हमारे ओझा सर होते अभी इस समय, सोचना, तो आप लोग खूब ताली बजा बजा करके वीडियो शेयर कर रहे होते, क्योंकि उसमें मजा आता है। लेकिन सजा बाद में भुगतनी पड़ती है। एक कंसेप्ट है, देखिए, ये कंसेप्ट है। अब आपको देखना है कि आपको किस रास्ते पर कैसे चलना है। एक कंसेप्ट यह है कि अभी आप इस हार्डर लाइन पर चलते हैं, ये मेरा रास्ता है, और बाद में जाकर के सफल होने के बाद जिंदगी स्मूथ है। और एक आपकी ये लाइन है जिसमें आपकी जिंदगी वर्तमान में खूब स्मूथ है, लेकिन बाद में जाकर के आपकी टफ टफ और टफ बनती चली जाती है। अब मजा आपको लेना है, अभी लेना है और बाद की सजा है, या अभी सजा है बाद का मजा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मत करो शेयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं तो स्टडी आईक्यू आईएएस में पढ़ा रहा हूं, सफिशिएंट पैसा मिल जाता है, ऊपर वाले की दुआ से काम चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं वो 4 बच्चे ही सही गाइडेंस ले रहे हैं, उनमें से रिजल्ट आ गया, काम चल जाएगा। मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन किस बात का है कि मैं बेहतर आप लोगों को गाइड कर सकूं, बेहतर चीजें आपको प्रेजेंट कर सकूं। पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है, जाइए कहीं पर भी, किसी से भी कुछ भी पढ़िए, एंजॉय करिए, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना? यस, एक तरीका ये भी है। अभी एंजॉय कर लो, बाद में किसने देखा है यार, कल की चिंता किसने की है? लेकिन देश ऐसे लोगों से नहीं चलता, समाज ऐसे लोगों से नहीं चलता, परिवार ऐसे लोगों से नहीं चलता। परिवार, समाज और देश ऐसे लोगों से चलता है जिनके कंधे मजबूत होते हैं, जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, अगला हम टॉपिक बात करें, CTA2 ओरल थेरेपी सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ है। CAT2 ये रहा। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विकसित SAT-A2 दवा के मानव परीक्षणों व्यवसायीकरण के लिए एमक्योर फार्मा को लाइसेंस दिया है। तो ये CAT2 क्या है? एक सर्वाइकल कैंसर की दवा है। इसे ICMR ने एमक्योर फार्मा को इसकी परमिशन दे दी है, इसके लाइसेंस दे दिया है। भारत में महिलाओं में यह दूसरा सबसे आम कैंसर है, लगभग जिससे 42,000 से ज्यादा मौतें हर साल हो रही हैं सर्वाइकल कैंसर से। 85 से 90% मामले उच्च जोखिम वाले होते हैं। HPV, ह्यूमन पिपलिवोमा वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। ये ध्यान रखिए, कौन सा वायरस होता है जिसकी वजह से आपका कैंसर होता है? HPV, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। CR2 या सर्जरी का एक सुरक्षित बिना चीरफाड़ वाला एक विकल्प है, यानी कि ओरल दवा खाइए, ये अंदर से आपको हील कर देगा। तो बायोटेक्नोलॉजी, महिला स्वास्थ्य और स्वदेशी चिकित्सा तीनों संस्थानों से जुड़ा हुआ है। ये रहा। तो इस तरीके से ये जो होता है, ये इस तरीके से कैंसर को बढ़ाने का काम करता है। ये वायरस है और ये सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल सेल बनाता है। ये रही।
अब ये थेरेपी कैंसर को मारती है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं और महिलाओं की प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखती है। यानी कि ये थेरेपी एचपीवी ई7 ऑन्कोप्रोटीन और होस्ट सेल के लिंक को तोड़ देती है अंदर ही अंदर। सर्वाइकल कैंसर को पहले ही ब्रेक करना शुरू कर देती है। यह दवा सर्जरी की जरूरत को खत्म कर प्रजनन क्षमता को बचाती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है। और यह ओरल पिल यानी कैप्सूल के होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। या और जबकि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन संक्रमण से बचाती है अप्रभावित किशोरियों के लिए, ठीक है ना। और थेरेपी सीएट2 या संक्रमित होने के बाद इलाज करती है एचपीवी संक्रमित मरीज के लिए, अंदर से धीरे धीरे ठीक करती है। तो एक बहुत बढ़िया एक विकल्प है ये, बहुत बढ़िया। एक टॉपिक है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला। अब पिथौरा चित्रकला क्या है, क्यों चर्चा में? अभी गुजरात के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पवित्र दीवार चित्रकला पिथौरा का भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यस, ये याद रखिएगा कि कहां की है। राठवा आदिवासी समुदाय है, कहां का? गुजरात का। उनकी ये पिथौरा चित्रकला है जो दीवार पर बनाई जाती है, उसको जीआई टैग मिला है। यह मुख्य रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर और पंचमहल के जिलों में पाई जाती है ये प्रजाति। यह सजावटी नहीं बल्कि मन्नत पूरी होने पर बनाई जाने वाली एक धार्मिक अनुष्ठानिक कला है। यानी कि इसमें मन्नत मांगी जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको दीवार पर बनाया जाता है, फिर गाने बजाने होते हैं, उत्सव मनाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये बेसिकली बाबा पिथौरा अनाज और उर्वरता के देवता को समर्पित है। ये दीवार पर बना करके इसको माना जाता है। और इसे जनजातीय कला, जीआई टैग, पारंपरिक ज्ञान, आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में इसको हम देख सकते हैं। और ये वो चीजें हैं बेटा जो आसानी से किताबों में मिलती नहीं है। मिलती है तो इतनी गहराई से कोई पढ़ता नहीं है, और पढ़ते हैं तो सारे डायमेंशन हमको पढ़ने में मजा भी नहीं आता। कौन इतनी गहराई से पढ़ेगा? पिथौरा चित्रकला की विशेषता क्या है? यह दीवार पर बनी कोई निर्जीव कला नहीं बल्कि राठवा परिवार का एक जीवित देवता है। इसे एक कुमारी दीवार पर तैयार करना, जो बिल्कुल दीवार होती है बिल्कुल प्लेन, उस पर दीवार तैयार करना है। फिर बड़वा नाम के जो पुजारी होते हैं उसको पूजा करते हैं, और फिर लखरा इस पर चित्रकारी करते हैं। इस तरीके से होता है। लखरा एक समुदाय, मतलब जो लोग होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, वो चित्रकारी करते हैं, और जो पुजारी होते हैं वो बड़वा होते हैं, और जो कुमारी जो लड़कियां होती हैं वो दीवार को तैयार करती हैं इस देवता के लिए, इस तरीके से। और इसमें बेसिकली 7 घोड़े होते हैं। 7 घोड़ों का विशेष तौर पर चिन्ह होता है, जो 7 अलग अलग पहाड़ियों का प्रतीक होते हैं। चित्र बनाने वाले विशेष पुरुष कलाकारों को लखारा कहा जाता है, जिनका मार्गदर्शन उनका पुजारी बड़वा करता है, कि बड़वा बताता है कैसे कैसे करना, वो चित्र बनाते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पर रंगों को जीवंत रखने के लिए दूध और महुए की शराब का मिश्रण किया जाता है, जिससे आसानी से इसको ना मिटाया जा सके। और जीआई टैग मिलने के बाद इस कला की व्यावसायिक नकल रुकेगी और आदिवासी कारीगरों की आजीविका सुरक्षित होगी। कोई और इसको बना नहीं सकता। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। एक योजना और है, आपकी सरकार की योजना, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये ध्यान सुनिएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत पीएलआई योजना ने 96,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। स्मार्टफोन भारत का अब सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है, यानी कि सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के तहत आयात निर्भरता को कम करने के लिए योजना दी गई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आप जितना उत्पादन करोगे, जितना निर्यात करोगे, हम आपको उतना इंसेंटिव देंगे। उत्पाद आधारित इंसेंटिव योजना है ये रही। इसका उद्देश्य है प्रोत्साहन, आधार वर्ष के मुकाबले अतिरिक्त बिक्री पर 4 से 6% का अधिक से वित्तीय लाभ दिया जाता है। यानी कि एक टारगेट तो है ही है, इसके ऊपर जितना करोगे हम आपको 4 से 6% का एक्स्ट्रा और बेनिफिट देंगे। 2020 में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शुरू हुआ था, अब 14 प्रमुख क्षेत्रों में यह योजना लागू हो चुकी है। 14 प्रमुख क्षेत्रों में। इसकी वजह से आप देखिएगा, ये रहा एक्सपोर्ट बूम स्मार्टफोन का। अब 35,000 से के आसपास पहुंचने वाले हैं। $35,000 इसकी यूएस डॉलर एक्सपोर्ट वैल्यू, ये रही लगातार।
ठीक है ना। यह योजना सिर्फ असेंबलिंग हब से बदलकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बनाने की क्षमता करती है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, बेसिक असेंबली आपकी अब कम होगी। पीएलआई स्कीम के माध्यम से अब हम ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं, यानी कि अब हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, असेंबलिंग नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। यह है कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारा इसका हिस्सा बढ़कर के डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़कर के 23% हो गया है। 17,000 करोड़ के बजट के साथ लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी 6 साल का कार्यकाल दिया गया है आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 के माध्यम से। इसी के तहत एक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम भी चलाया गया था। घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इससे रोजगार सृजन भी होगा, स्मार्टफोन्स का शीर्ष निर्यात बनना एक प्रमुख ढांचागत बदलाव हो जाएगा। यानी कि हम केवल असेंबलिंग नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये इसका कंसेप्ट है पीएलआई का। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इकोलॉजी, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, भवानी नदी और जलकुंभी। मैंने इस पर कल भी आपको चर्चा की थी, लेकिन इस टॉपिक पर नहीं, इसी जैसे एक टॉपिक पर तमिलनाडु के इरोड में कावेरी और भवानी नदी के संगम पर जलकुंभी के भारी आक्रमण ने सिंचाई और पानी के प्रवाह को रोक दिया है। सोचिएगा, उसके संगम पर भवानी नदी, अब इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान लगेगा, तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी, कावेरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बारहमासी नदी है पेरिनिल, जिसमें हमेशा पानी बहता है। नीलगिरी से निकलकर यह केरल के साइलेंट वैली होते हुए वापस तमिलनाडु आ जाती है। नीलगिरी जाती है, साइलेंट वैली तरफ जाती है, घूम करके फिर तमिलनाडु की ओर मूव कर जाती है। ये रही, नीलगिरी से निकलती है और इस तरीके से साइलेंट वैली से ऊपर से निकलकर के यूं इस तरीके से फिर ये आ रही है और यहां पर कावेरी में मर्ज हो जाती है। ध्यान रखना। अब बात आती है कि 19वीं सदी में सजावट के लिए जलकुंभी को लाया गया था। बंगाल में इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। सोचिए, 19वीं सदी में इसको लाया गया था केवल सजावट के लिए। पानी में थोड़ा सा दिखावटी सजावटी हरा पौधा रहता है, सड़ता गलता है नहीं और ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आज पूरे देश के लिए एक टेरर बन चुका है विदेशी आक्रामक प्रजातियां। यही तो है, ये वाटर हाइसिंथ। अब इसके यूट्रोफिकेशन और प्रसंस्करण क्या होता है? कृषि अपशिष्ट और शहरी सीवेज ने नदी को जलकुंभी के लिए आदर्श प्रजनन स्थल बना दिया है। अब इसको चाहिए क्या? गंदा पानी चाहिए, साफ पानी नहीं चाहिए, गंदा पानी। अब जो सोचिएगा, कृषि का बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है वो, और शहरी सीवेज गंदगी होती है, वो सारी चीजें उसने इसके लिए आदर्श प्रजनन स्थल बना दिया। सोचिएगा, कृषि से नाइट्रेट्स और सीवेज से फॉस्फेट्स नदी में मिलने से खरपतवार का तेजी से विकास होता है। ऑक्सीजन के भी, जलकुंभी की मोटी परत धूप को रोक देती है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऊपर एक मोटी लेयर बना दीजिए, सोचिए सनरेज जा ही नहीं पाती है, तो ऑक्सीडाइजेशन हो ही नहीं पाता, डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बीओडी में वृद्धि, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मरे हुए पौधों के सड़ने से बीओडी बढ़ती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं, वहां पर कोई जीव रह ही नहीं पाता। छिपा हुआ जल नुकसान, यह बाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाता है, जिससे पानी तेजी से कम होता है, क्योंकि पौधों से वेपराइजेशन बहुत तेजी से होता है, इन पौधों की पत्तियों से। इट इज द रीजन। तो होपफुली कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें मैं एक पॉइंट आपको और डिस्कस करूंगा, और वो है आपका वाटर एटीएम। दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली सरकार ने 58 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी, विशेषकर सरकारी स्कूलों में 250 वाटर एटीएम लगाने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये रहे वाटर एटीएम। यह केवल एक विकेंद्रित और स्वचालित जल शोधन कियोस्क है, यानी खुद ही अपने वाटर को प्यूरिफाई करेगा, सारी चीज करेगा। इसमें पानी साफ करने के लिए आरओ, यूएफ या यूबी डिसइंफेक्शन का उपयोग होता है। पाइपलाइन जलापूर्ति से वंचित शहरी क्षेत्रों में किफायती और स्वच्छ जल पहुंचाना इसका उद्देश्य है, वाटर एटीएम के थ्रू। ये रहा। अब ये कैसे होता है? स्वच्छ पेयजल केवल सुविधा नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकार का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ है। अमृत जल जीवन मिशन के तहत एक योजना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6.1 के तहत हमारा एक जरूरी तत्व है। तो उसी जगह तीनों के तहत है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 47
और सरकारी मिशन एसडीजी 1 6.1 अमृत मिशन जल जीवन मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। लेकिन चुनौती क्या है? आरओ तकनीक से निकलने वाला खारा पानी और फिल्टर का नियमित रखरखाव एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। यह किया गया है। तो ये एक कंसेप्ट है। फिर भी देखें, फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है कि ज्यादा से ज्यादा आप वाटर एटीएम लगा रहे हैं तो लोगों को आराम से जाइए, अपना पानी भर के ले आइए, ले लीजिए। तो आज के टॉपिक कैसे लगे आप लोग बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।